तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 20 पार्ट बी। तो हमने क्यू फैक्टर देखा था पैरेलल आरएलसी सर्किट का, और फिर हमने आइडियल टैग सर्किट का भी देखा। तो कुछ बात करते हैं कि क्यू इक्वल टू आई एल अपॉन आई होता है, ये हमें पता है, या फिर आई एल अपॉन आई आर भी होता है अंडर रेजोनेंस। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्यू एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट अपॉन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट। ओके, ये आपका रिएक्टिव कंपोनेंट जो करंट का है और ये आपका एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट है। और ये पूरी की पूरी जो बात चल रही है अभी ब्रांच 1 की बात चल रही है। ओके, सो ब्रांच 1 की बात चल रही है। उसके बाद देखते हैं जो रिएक्टिव कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ तो जो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है उसको तो ऐसे लिख लिया कि आई एल और आई आर, बट जो रिएक्टिव और एक्टिव कंपोनेंट हम लिखना चाह रहे हैं तो रिएक्टिव कंपोनेंट हमारा आई वन साइन थीटा वन है या फिर आई टू, और क्योंकि आई वन साइन थीटा वन ही आई टू है, और आपका एक्टिव कंपोनेंट सिंपली आई है जो आपका आई या फिर आई एस लिख सकते हैं सोर्स करंट। तो आई टू अपॉन आई, इसको क्या लिख सकते हैं, आई टू को लिख सकते हैं वी अपॉन एक्स सी, जिसको ये ब्लू से हाईलाइट किया है, और येलो वाला आई वी अपॉन एल अपॉन आर सी की इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, वन अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि एक्स सी इस तरीके से लिखते हैं, और ये आपका वन अपॉन एल अपॉन आर सी। तो ये क्या बन जाएगा, एल अपॉन आर सी ऊपर आ जाएगा और इंटू ओमेगा सी। तो इस तरीके से जब लिखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ओमेगा एल अपॉन आर, क्योंकि सी से सी गया। तो हमने जो ऊपर निकाला था क्यू फैक्टर का फॉर्मूला वो इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्यू इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर, क्यू इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर, ये हमारा क्यू फैक्टर का फॉर्मूला। मेनली इसको लिखते हैं एक्स एल बाई आर, ओके मेनली। और आई टू हमारा वी अपॉन एक्स सी, ये हमने जो सब्सटीट्यूशन किया है उसको लिखा है कि आई टू इज हियर वी अपॉन एक्स सी एंड आई इज इक्वल टू वी अपॉन एल अपॉन आर सी। तो ये चीज़ होगी। तो मेनली क्यू इज एक्स एल बाई आर होता है या फिर ओमेगा एल बाई आर होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में ये सब यहाँ पे किया हुआ था। ओके, ये Q इक्वल टू आर अपॉन ओमेगा एल फॉर पैरेलल सर्किट। फिर बात करते हैं अब Q, क्योंकि Q हमारा बड़ा है ओके 1 से, तो इस फॉर्मूले में देखा जाए तो हमारा Q जो है वो एक्सेल, मतलब एक्सेल जो है वो R से बड़ा होगा, क्योंकि Q 1 से बड़ा है, मतलब आपका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो ये जो ओमेगा एल है या फिर ये जो एक्सेल है वो ग्रेटर देन होगा R। ओके, तो ऊपर वाले केस में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो वहाँ पे आपका Q का फॉर्मूला जो था वो Q इक्वल टू आर अपॉन एक्सेल था। यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है। अगर आप इस तरीके से निकालो, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट अपॉन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट, यहाँ पे ओमेगा एल ऊपर आ रहा है और आर नीचे आ रहा है, बिल्कुल आपका रेसिप्रोकल हो जा रहा है। ओके, फिर से हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम करंट सोर्स को लेते हैं। ओके, आर एल और सी तीनों पैरेलल में बाई के सी एल, आई एस जो है वो वी बाई आर वन अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी प्लस सी डी वी बाई डी टी, ये हमने निकाला। ये करंट के टर्म है, ये आई इजकल टू, ठीक है, आई एल इजकल टू, ये आई सी इजकल टू, ये वाले जो टर्म्स हैं। ओके, ये वाले जो टर्म्स हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू हमने किया ओके टी, और हमारा आई एस डैश हो गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। जैसे हमने ऊपर भी एक डेरिवेशन किया था, वहाँ पे डिवाइडेड बाई एल कर दिया था, पूरी चीज़ को डिवाइडेड बाई सी कर देंगे। तो हमने एक्चुअल में क्या किया है कि ये जो हमारा डी टू वी अपॉन डी टी टू है, डी टी स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट सी है इसको हटा दिया है, ये सी इससे कट गया। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब हमने फिर से इसमें इसको इधर से इधर लेके गए और क्या बोला है कि डी को, कैपिटल डी को डी बाई डी टी को कैपिटल डी मान लो। ठीक है, डी बाई डी टी जो है उसको कैपिटल डी मान लो। तो डी स्क्वायर वन अपॉन आर सी डी, वन अपॉन एल सी और वी बाहर। तो हम इसका सेकेंड ऑर्डर का जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको लिखते हैं कंट्रोल सिस्टम से जो होता है, एस स्क्वायर प्लस टू जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इजकल टू 0। ओके, तो ओमेगा एन स्क्वायर की अगर बात करें, ओके, अगर वेट अ मिनट, ठीक है, पॉज। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ जो कि हमने यहाँ डिस्कस ही किया था कि जो ये पैरेलल सर्किट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा एल बाई आर निकला है, और ये जो ऊपर हमारा क्यू था ये हमने आइडियल टैंक सर्किट की बात कर रही थी, पूरा टैंक सर्किट था। तो उस तरीके वहाँ पे जब हम कर रहे थे तो ये हमारा आर अपॉन ओमेगा एल निकला था, ये आर अपॉन ओमेगा एल या आर अपॉन एक्स एल। ओके, क्यू इक्वल टू आई एल बाई आई किया था, और यहाँ में हमने यहाँ पे क्या किया है, आई एल बाई आई आर, बट उसको इस फॉर्मूले से जब हमने लिखा है तो यहाँ पे ये ओमेगा एल बाई आर हमारा निकल के आ रहा है, और यहाँ पे आर अपॉन ओमेगा एल निकल के आ रहा था। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो वापस आते हैं यहाँ पे। ये जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है जैसे कि कंट्रोल सिस्टम में होती है, उसका इस्तेमाल करके नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी ये निकल के आया जो कि सेम है। ओके, और जाई हमारा इस तरीके से निकल के आया फाइनल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है 1/2 आर रूट एल बाई सी, ये जाई की वैल्यू है। और जब इसको कंपेयर करेंगे तो 1 जाई इजकल टू 1/T2 क्यू हो गया, जैसा कि हमारा उसमें भी था। तो ये पैरेलल सर्किट के लिए आ गया।
ओके, पहले सर्किट के लिए जाई जो है आपका डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो इज 1/2 क्यू आपका क्वालिटी फैक्टर है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं सीरीज और पैरेलल को एक साथ। सीरीज सर्किट की जो इक्वेशन होती थी वो कुछ इस तरीके से होती थी, डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी प्लस 1/LC। देखो आर बाई एल को ये इस तरीके के बॉक्स में लिखा है और ये 1/LC को ऑरेंज वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे जो आर बाई एल है वही हमारा बैंडविथ है, ω2 माइनस ω1। ओके, और ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ये 1/LC ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो क्यू फैक्टर हमारा क्या बना, ω0/ω2 माइनस ω1 या फिर 1/R√L/C। अब यहाँ पे क्यू फैक्टर पैरेलल में बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये पैरेलल का है। ओके, पैरेलल में चेंज हो जाता है क्यू फैक्टर, यहाँ पे R ऊपर आ जाता है और √C/L हो जाता है, मतलब हर चीज़ एकदम उलट जाती है। ओके, तो ये पैरेलल का हो गया। यहाँ पे बीच का जो टर्म है वो 1/RC है, यहाँ पे R आपका डिनोमिनेटर में आ गया, बट बाद वाला टर्म अभी भी सेम है, मतलब ओमेगा नॉट जो स्क्वायर है ये और ये जो यहाँ तक वो सेम है, जो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर है आपका जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो सेम है दोनों केस में। यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो आपका 1/RC है पैरेलल में, और वहाँ पे R/L था। तो अब अगर आप देखेंगे तो ω2 माइनस ω1 सीरीज का इज नॉट इक्वल टू ω2 माइनस ω1 पैरेलल का, दोनों के जो बैंडविड्थ की वैल्यू है वो अलग अलग है। और क्यू फैक्टर जो हमारा है वो हमारा क्यू है, क्यू नॉट लिख सकते हैं, ω0/ω2 माइनस ω1 यही होता है, क्योंकि आपका ω2 माइनस ω1 डिफरेंट है, तो इसीलिए क्यू फैक्टर के फॉर्मूले दोनों में डिफरेंट है। तो ये एक आपका एक कंक्लूजन था। थोड़ा सा कंक्लूजन ग्राफ्स का और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये सीरीज़ का ग्राफ है, ये पैरेलल का ग्राफ है, सीरीज़ का इधर है पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है कि सीरीज़ का ग्राफ पहले हमने फ्रीक्वेंसी और करंट वाला बनाया है, तो हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सीरीज़ का जब करंट का ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये ऐसे नीचे आएगा, सेम उसी तरीके से। बीच में आपका F0 है, पहले आपका लीडिंग वाला पार्ट है, फिर आपका लैगिंग वाला पार्ट है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, तो बैंडविड्थ की जो बात करेंगे, अच्छा लीडिंग वाला पार्ट मतलब कि कैपेसिटिव बिहेवियर, आपको ये पता है लीड क्या करता है, करंट कहाँ लीड करती है, करंट वोल्टेज को लीड करती है आपका कैपेसिटेंस में। तो और ये जो वैल्यू है आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, ये वैल्यू Im/√2 है। तो बैंडविड्थ F2 माइनस F1, XL की ये वैल्यू, XC की वैल्यू सिंपल। अब इसी का ये तो ग्राफ ऐसा हो गया। जब इसी का ग्राफ मैं Z का बनाऊंगा, ओके, तो ये जो ग्राफ है ये गलती से क्या हो गया है कि Z का जो ग्राफ है आर अपोजिट डायगनली डाउन, ठीक है, डायगनली डाउन किया गया है कि सीरीज़ वाले का ग्राफ इधर है, ये सीरीज़ है और ये पैरेलल है। तो जब सीरीज़ वाले ग्राफ को आप कंपेयर करेंगे तो ये ग्राफ एकदम उल्टा हो गया, जैसा कि इसका करंट का ग्राफ था। तो Z कुछ इस तरीके से आ गया, और ये जो वैल्यू मिलेगी जहाँ पे F0 होगा वहाँ पे हमें Z मिनिमम मिलता है, और Z मिनिमम क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल, ये हमें पता है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया सीरीज़ वाला ग्राफ। अब पैरेलल वाले पहले करंट के ग्राफ को देखते हैं। ये आपका करंट का ग्राफ है पैरेलल वाला, तो वो ग्राफ उल्टा होता है, वो नीचे की तरफ ऐसा बनता है। तो पैरेलल वाले उसमें आपको जो आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे आपको मिनिमम करंट मिलती है I मिनिमम, और √2 I मिनिमम आपका ज़्यादा वैल्यू का होता है। ऑब्वियसली बात है उसमें √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सीरीज़ वाले में √2 डिवाइड होता है और पैरेलल वाले में √2 आपका मल्टीप्लाई होता है, जो कि आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं इस पर। और इसमें आपका जो बिहेवियर होता है वो उल्टा हो जाता है, आपको लैगिंग बिहेवियर मिलेगा यहाँ पे और लीडिंग बिहेवियर मिलेगा यहाँ पे। और इसको आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, श्योर कर लेंगे कि ये जो बिहेवियर पहले था वो कौन सा था और बाद में था वो कौन सा था। अभी मुझको तो ग्राफ को ऊपर ले जाना पड़ेगा, बट आप इसको चेक कर लेंगे, ओके, कि पहले बिहेवियर कौन सा मिलता है, बाद में सब डिस्कस डिटेल में हो चुका है। अब पैरेलल वाले का ही अगर हम Z का ग्राफ देखना चाहें तो वो उसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ग्राफ ऐसे हो जाता है। जैसा कि आपको करंट का ग्राफ मिलता है सीरीज़ में, तो पैरेलल में आपको Z का ग्राफ वैसा मिलता है, और यहाँ पे जो Z मिलेगा वो आपको Z मैक्सिमम मिलेगा, Z मैक्सिमम। और आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर जो Z मिलेगा वो होगा Z मैक्स इज डिवाइडेड बाई √2। ओके, तो कुल मिला के क्या है कि हर चीज़ एकदम अपोजिटली वर्क करती है सीरीज़ और पैरेलल में। ओके, तो ये करंट और Z इम्पिडेंस के ग्राफ थे सीरीज़ और पैरेलल के, पॉज करके चाहें तो देख सकते हैं। और पैरेलल में क्या खासियत है, यहाँ पे BL और BC को हम लेते हैं, तो BL आपका सिंपली 1/2πfL और BC 1/2πfC। ऐसा क्यों है, क्योंकि B और X जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, या बोले तो रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि सीरीज़ की बात करी है। सीरीज़ में क्या है कि आप एक साथ ग्राफ को बना रहे हैं, XL का और XC का। तो XL का ग्राफ सीरीज़ में कुछ सिंपल सा ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह। ओके, क्यों, क्योंकि XL जो होता है वो आपका 2πfL के इक्वल है। वो ये हमने जो ग्राफ बनाया एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया है, फ्रीक्वेंसी और ये जो अपना X है, इस एक्सिस पे X है, ठीक है, नेट रिएक्टेंस। तो JXL की अगर बात करते हैं ऊपर वाला, तो आपका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आपको फॉर्मूले से भी दिख रहा है सीरीज़ में।
और आपका XC जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो वो कुछ इस तरीके का आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो इस ग्राफ का एक्चुअल में मतलब ये किस तरीके का हाइपरबोला है या जो भी फिगर है ये हमें याद रखना है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब आप XC की बात करते हैं जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और नेट रिएक्टेंस आपका JXL माइनस JXC होता है। ओके, उसके बाद पैरेलल की बात करते हैं। यहाँ पे हम X का ग्राफ बनाने के बजाय हम B का ग्राफ बनाते हैं, ससेप्टेंस का ग्राफ बनाते हैं। तो ऊपर जब B का ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर आपको B, क्योंकि B जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है X का, बिल्कुल। तो अब जब रेसिप्रोकल होता है, जब आप BC को लिखेंगे तो उसके फॉर्मूले में आप साफ देख सकते हैं कि BC फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ये BC का ग्राफ। और इसी तरीके से नीचे BL का ग्राफ बनेगा, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला हो जाएगा, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनेगा। क्यों? क्योंकि BL का फॉर्मूला, उसमें BL और आपका जो फ्रीक्वेंसी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, यहाँ पे नेट ससेप्टेंस लिखेंगे JBC माइनस JBL। यहाँ पे BC पहले आ जाएगा और BL बाद में, इसीलिए मैंने हर चीज़ को हाईलाइट किया है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लू वाला हाईलाइट L है, तो यहाँ पे ब्लू वाला XL पहले था, यहाँ पे BL बाद में है। ओके, और देखते हैं आखिरी का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले इस बात को समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी फॉर फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट इम्पिडेंस की अगर बात करें, ठीक है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से है, मान लो कि एक कैपेसिटर है और एक आपका इंडक्टर पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ओके, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है आपका, ऊपर का ये क्या है, माइनस JXC है और ये JXL है। तो जेड इक्विवेलेंट क्या होगा, JXL माइनस JXC अपॉन JXL माइनस XC। तो ये होगा पूरा, क्योंकि पैरेलल में जुड़े तो इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे XL माइनस XC है, और XL माइनस XC आप क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात, मतलब रेजोनेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो XL XC के इक्वल है, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो। और क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो Z इक्विवेलेंट आपको क्या दे देगा, इन्फिनाइट, जो कि आपका गलत है, जो नहीं देना चाहिए। इसीलिए क्योंकि देखो एज XL इजकल टू XC, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि गो फॉर BL इजकल टू BC इंस्टीड ऑफ XL इजकल टू XC। ठीक है, F0 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पैरेलल सर्किट में, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पैरेलल सर्किट में आपको BL इजकल टू BC के लिए जाना चाहिए, ना कि XL इजकल टू XC के लिए जाना चाहिए। ओके, तो अब इस तरीके से ये तो बेसिक हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया, तो इसी का इस्तेमाल करना है हमें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेटवर्क शोन। एक 5 ओम का आपका रजिस्टर है, दो आपकी अलग अलग ब्रांच दोनों पैरेलल में है, एक ब्लू वाले सर्किट से बनाया है, एक इससे येलो वाले से। ओके, तो ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। Z1 में एक इंडक्टर और एक आपका कैपेसिटर है, और Z2 में केवल कैपेसिटर है। ओके, तो उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि अगर आपको कभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क। पहला पॉइंट आपको इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालना चाहिए, ठीक है, Z इक्विवेलेंट निकालना चाहिए सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि हमने इस केस में भी निकाला था जहाँ पे एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर पैरेलल में थे। सेकेंड पॉइंट, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इम्पिडेंस टू जीरो। उसके बाद जो आपका इम्पिडेंस है, जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है, उसका इमेजिनरी पार्ट को आप जीरो रख दो, और वो आपको ओमेगा नॉट दे देगा, या F0 या ओमेगा नॉट जो भी आप निकालना चाहते हैं वो आपको उसकी वैल्यू दे देगा। तो ये दो स्टेप में आपका है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना। ये तीसरा असल में स्टेप नहीं, एक पॉइंट है कि फॉर आइडियल पैरेलल सर्किट्स आप BL इजकल टू BC को यूज़ करो, और ऐसा क्यों है वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया कि आपको BL इजकल टू BC ही क्यों यूज़ करना चाहिए। ओके, तो दो स्टेप है, पहला इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालना, दूसरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इम्पिडेंस को जीरो रखना। ओके, तो जस्ट इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि Z1 क्या है, JXL माइनस XC, क्योंकि उसमें L और C दोनों मौजूद है। Z2 क्या है, माइनस, ओके, क्योंकि C वाला पार्ट आपका माइनस ही होता है, माइनस JXC2, इसको C2 लिख लिया, यहाँ पे XC1 लिख लो। ओके, तो Z1 क्या हो गया, J ओमेगा L और माइनस 1 ओमेगा C। अब क्योंकि यहाँ पे आपका L की वैल्यू 4 हेनरी है, तो ये क्या हो जाएगा 4 ओमेगा। यहाँ पे ये 1 फेरेड, तो ये सिंपल 1 ओमेगा ही रहेगा। ये आ गया पहला आपका Z1। Z2 क्या हो जाएगा, Z2 में भी आपका जो कैपेसिटर 1 फेरेड का है, तो ये सिंपल आपका माइनस J ओमेगा सिंपल रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब एक पॉइंट और आपके दिमाग में आता है कि हम Z इक्विवेलेंट तो निकाल रहे हैं, बट हम 5 ओम के रजिस्टर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसको नेग्लेक्ट करना है, ऐसा क्यों है, एज इट इज़ इन द रियल पार्ट। तो क्योंकि हमें इस तरीके के क्वेश्चन में जो हमने स्टेप्स देखे हैं, बाद में हमें क्या करना था, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना था जीरो के, ठीक है, इम्पिडेंस के जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है उसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो के इक्वल करना था। और क्योंकि 5 ओम आपकी रियल पार्ट में आएगा, तो आप उसको लो ना लो वो एक ही बात पड़ती है, तो इसलिए आप 5 ओम को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो अलग से आपका एक रजिस्टर है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसका ये रीज़न है। ओके, तो इसी तरीके से देखते हैं। सो Z इक्विवेलेंट आपका देखें तो इस तरीके से J, ओके, 4 ओमेगा माइनस 1 ओमेगा,
ओके, ऊपर क्या है, दोनों मल्टीप्लाई और नीचे आपका ऐड, जैसा कि हम वो पैरेलल वाले केस में करते थे, जैसे कि आपका x1 या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, जैसा पैरेलल के केस में करते थे। तो ये चीज़ हो गई, ऊपर मल्टीप्लाई, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम और सप्लाई कर देंगे j और j, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को आपको वहाँ से जो इमेजिनरी पॉइंट है या पार्ट है उसको हटाना है। जब इसमें j मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये j स्क्वायर बन जाएगा और उसमें जो भी चीज़ प्लस है वो माइनस हो जाएगी। तो फाइनली देखें तो इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल लिखना है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट आपको मिला 4 ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू 0। तो ये भी चला जाएगा आपका, तो 4 ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ओमेगा दे देगा 0.5 रेडियन पर सेकेंड, यही आपका ओमेगा नॉट है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो बड़ा आसान है, जेड इक्विवेलेंट निकालो और उसको उसके इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल रख दो, जो आपको वैल्यू दे देगा। उसके आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, इसमें क्या है कि पूरा सॉल्यूशन नहीं किया लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल है। यहाँ पे क्या है कि फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेटवर्क सोन, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दे दी हैं। एक आपका ये इंडक्टर है और उसके पैरेलल में 2 चीज़ें हैं, एक फेरेड का आपका कैपेसिटर है और एक ओम का आपका ये जिसको Z3 माना है। तो यहाँ पे भी क्या है कि आपका, अब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रियल पार्ट में आएगा, जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें इसको ज़रूरी नहीं है, या तो नेग्लेक्ट नहीं करो तो फिर आप इसको क्या 1 फेरेड क्या बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C। ओके, और ये आपका पैरेलल में इसके 1 ओम, ठीक है, और C की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन ओमेगा और पैरेलल 1 मतलब 1 अपॉन ओमेगा इंटू 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1। और ये किसके संग सीरीज में है, ये आपका इसके संग 0.1 और ओमेगा के संग सीरीज में है, कुछ इस तरीके से, ये माइनस होगा, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि फाइंड VO या V नॉट एट रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन पे जो VO है, मतलब इस वाले रजिस्टर में उन्होंने पहले से बता दिया कि इसका जो वोल्टेज है उसको VO बोला है और जो सप्लाई वोल्टेज है वो VS है। और ये आप देख के बता सकते हैं कि ये आइडियल टैंक सर्किट है। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो ब्रांच है ना ऊपर वाली, ये जो आपका इंडक्टर है, ये आपका मान सकते हैं कि सीरीज़ में है और इसके संग ये जा रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से आपका एक तरीके से टैंक सर्किट ही बनेगा। आइडियल टैंक में आपका जरूरी नहीं है कि कॉइल के संग रजिस्टर हो, मतलब आपका L और C पैरेलल में आइडियल टैंक बना देते हैं, तो आइडियल टैंक सर्किट है। आइडियल टैंक सर्किट के लिए देखिए ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है कि Z डायनेमिक जो होता है वो आपका इन्फिनाइट होता है आइडियल टैंक के लिए, हमको पता है। ओके, अब क्योंकि Z डायनेमिक इन्फिनाइट होगा तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका सर्किट है टैंक सर्किट, ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि इसका Z डायनेमिक इन्फिनाइट है, मतलब इसके अंदर का इंपेडेंस है बोले तो रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, तो ये करंट को पास नहीं होने देगा, ये करंट हो जाएगी 0। जब ये करंट हो जाएगी 0 तो जो वोल्टेज आपका सोर्स वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ओके, तो आपको रेजिस्टेंस के थ्रू मिलेगा। ओपन सर्किट में आपको वोल्टेज ऐसे ही मिल जाता है। तो आई थिंक जो VO पूछ रहा है रेजोनेंस कंडीशन पे, मतलब करंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी बट ये VO आपका VS मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ है कि करंट की वैल्यू तो आपको साफ दिख रहा है कि इसके रजिस्टर के थ्रू 0 है, बट वोल्टेज, ये जो VS वोल्टेज है ये आपको इस पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ओपन सर्किट में भी वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस तरीके से हो गया। और बात करते हैं थोड़ा सा लास्ट कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे बात किया है, क्वेश्चन है कि RLC पैरेलल कंसिस्ट ऑफ C की वैल्यू ये है, बैंडविड्थ आपका 2 किलोहर्ट्ज़ है, ये कैपेसिटर की वैल्यू है, बैंडविड्थ 2 वैल्यू दे दी। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमें याद करना है कि जो हमारा बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है उसको इस्तेमाल करना है कि ω2 माइनस ω1 इक्वल टू आपका 1/RC। अब आपको C पता है और आपको बैंडविड्थ मतलब ω2 माइनस ω1 पता है। ओके, R आपको निकालना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। F2 माइनस F1 एक्चुअल में बैंडविड्थ F2 माइनस F1 है 2 किलोहर्ट्ज़, इसलिए यहाँ पे 2 पाई सप्लाई कर दिया, तो 2 पाई भी रख दो, R और इंटू आपका C मल्टीप्लाई कर दो, R को उधर ले जाओ, सब चीज़ को इधर ले जाओ, R आपका आ गया 159 हो। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल कर लेना था। फिर बात करते हैं फाइंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द नेटवर्क शोन। ये जो नेटवर्क है इसका क्वालिटी फैक्टर निकालना है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जहाँ पे RLC तीनों मौजूद होते थे, जो कि है Q=R√C/L। ओके, क्योंकि ये पैरेलल वाला केस है, इस वजह से ये पैरेलल वाला केस है। तो ये चीज़, अब आपको C की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 1 फेरेड, L की वैल्यू 1 हेनरी, R की वैल्यू 6 ओम, बट यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर और मौजूद है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली हम 3 ओम और 6 ओम को कंबाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, आप यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, तो ये जो VS आपका VS और 3 ओम सीरीज़ में इसको पैरेलल में कर दो, तो ये करंट सोर्स बन जाएगा और 3 आपका पैरेलल में आ जाएगा।
तो 3 और 6 आपका पैरेलल में दे देगा 2 ओम। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे क्यू फैक्टर का, तो यहाँ पे आर की जगह 2 लगा देंगे, तो फाइनल जो आपका क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा वो 2 ही आ जाएगा। ओके, तो इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर 2 आ गया। तो यहाँ पे जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हमने इस्तेमाल किया है। और फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और। यहाँ पे क्या है कि एक आपका रजिस्टर है पहली ब्रांच में R1, उसके बाद एक ब्रांच में R2 और L एक साथ है, और एक ब्रांच में आपका C है। ओके, तो यहाँ पे हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। उन्होंने पूछा भी यही है कि अगर हम R1 को बढ़ाते हैं तो Q क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बैंडविड्थ क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। तो सबसे पहले बेसिक तो आपको पता ही है कि Q और बैंडविड्थ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको पता चल गया कि Q फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप बैंडविड्थ तो तुरंत बता सकते हैं कि वो बढ़ेगी कि घटेगी। ऐसे ही R2 के केस में कि अगर हम R2 को बढ़ाते हैं, जिसके संग आपका सीरीज में एक आपका इंडक्टर कॉइल है, तो Q क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, और आपका बैंडविड्थ तो पता ही कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, केवल R1 को ही कंसीडर करेंगे, और इस वाली ब्रांच को, मतलब इस वाले रजिस्टर को कंसीडर नहीं करेंगे, R2 को। तो ये क्या है, R1 पैरेलल L और पैरेलल C। अब तीनों पैरेलल में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Q इक्वल टू आपका R1 अपॉन ओमेगा L। ओके, ये तीनों पैरेलल में थे, तो ये फॉर्मूला था। ओके, R1 अपॉन आपका ओमेगा L, जब R L C पैरेलल में है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर आप R1 को बढ़ाओगे तो Q आपका बढ़ जाएगा, और Q बढ़ेगा तो आपका बैंडविड्थ घटेगा। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे दिमाग क्या लगाना था कि दोनों सर्किट जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे आप R1 को हटा दो तो R1 वाली ब्रांच ही पूरी हट जाएगी। तो यहाँ पे ये R2 है, L है और C है, और ये कैसा है, ये टैंक सर्किट है, जिसको हमने डिस्कस किया था कि टैंक सर्किट का Q फैक्टर एकदम अपोजिट होता है जो पैरेलल में हमने सीखा है। यहाँ पे ओमेगा L ऊपर चला जाएगा, R नीचे चला जाएगा। तो अगर हम R को बढ़ाएंगे R2 को, तो Q आपका कम होगा, और क्योंकि Q कम होगा तो बैंडविड्थ आपका बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या मेन समझना था कि आप एक एक करके लो। जब आप एक रेजिस्टेंस को लो, आप दूसरे वाले को बिल्कुल ही हटा दो रेजिस्टेंस को। ओके, उसको कंसिडर मत करो। और दूसरी चीज़, दोनों के Q फैक्टर के फॉर्मूले अपोजिट है। ये टैंक वाला केस है। ओके, ये आपका पैरेलल RLC सर्किट है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2 टू ऑब्टेन रेजोनेंस फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो R1 और R2 है, इनका रिलेशन निकालो टू ऑब्टेन रेजोनेंस फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, रेजोनेंस निकालने के लिए किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, मतलब आपको किसी भी फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेंस कंडीशन मिले तो R1 और R2 का क्या रिलेशन होना चाहिए, वो ये पूछ रहा है। R1 है आपका सीरीज में इंडक्टर के संग, और R2 है सीरीज में कैपेसिटर के संग। अब क्योंकि ये पैरेलल है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे BL इक्वल टू BC, ना कि XL इक्वल टू XC। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ करेंगे तो BL इक्वल टू BC लिखो। तो BL क्या हो गया, XL अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके, क्योंकि R1 और L जो है वो आपका सीरीज में है, तो BL का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा, और BC का XC प्लस अपॉन R2, इधर R1 है इधर R2 है, R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या बदल देंगे, XL जो भी है उसको ओमेगा L और ओमेगा L लिख देंगे, XC जो भी है उसको 1 अपॉन ओमेगा C लिख देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा L, इस तरीके से इस ओमेगा L को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इस ओमेगा L को R1 के नीचे, इस ओमेगा C को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, इसको इधर देखते हैं ले जाके। तो ये 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन L, अगर केवल इसको देख रहे हैं तो इक्वल टू 1/C के इक्वल हमें दे देगा वैल्यू। ओके, देखो यहाँ से जो भी चीज़ें कट सकती हैं उनको काट देंगे। ओके, एक बार केवल R1 को कंसिडर कर रहे हैं तो R1 स्क्वायर जो है वो L/C के इक्वल आ गया, क्योंकि ये इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि ये दोनों आपके वैल्यूज़ इक्वल रहनी चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करो R1 और R2 की वैल्यूज़ आपको क्या क्या मिल सकती हैं कि तब ये इक्वल हो, आप अप्लाई करके देख लो। अगर आप R1 की वैल्यू L/C रख दो, मान लो इसकी जगह L/C रख दो, तो आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या देगा, मतलब ये वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो इसके इक्वल हो जानी चाहिए। और R2 को भी आपको L/C रखना पड़ेगा। तो ये R1 और R2 के बीच में रिलेशन मिल गया। एक्चुअल में R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर के बीच में रिलेशन मिल गया कि R1 स्क्वायर इक्वल टू RT स्क्वायर इक्वल टू L/C। अगर सिंपली बोले तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू रूट L अपॉन C। तो ये रिलेशन निकल के आया कि आप कोई भी फ्रीक्वेंसी लगा दो, देखो ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट रिलेशन है, कोई भी फ्रीक्वेंसी लगा दो आप, अगर आपका R1 और R2 की ये वैल्यू होंगी इस वाले सर्किट में, तो ये आपको रेजोनेंस की कंडीशन हमेशा दे देगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर एक पॉइंट पे चलते हैं थ्योरेटिकल, कि फॉर अ इंडक्टर सेल्फ रेजोनेंस में प्रेजेंट इन हाई फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी इंडक्टर के लिए जो सेल्फ रेजोनेंस होता है वो आपको हाई फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, ये याद रखने वाली बात है। बट जनरली जो होते हैं हम इंडक्टर्स को लो फ्रीक्वेंसी पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए सेल्फ रेजोनेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा उसमें सेल्फ रेजोनेंस की बात ऐसा नहीं करी कि एक इंडक्टर है तो उसके अंदर सेल्फ रेजोनेंस आ गया।
हमने यही बात करी कि हमेशा एल और सी दोनों मौजूद रहने चाहिए। ओके, कंक्लूड हुआ ये चीज़। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है और फिर बंद करते हैं इस लेक्चर को, रेजोनेंस हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 21 लेक्चर में मैग्नेटिक कपलिंग और 22 से टू पोर्ट नेटवर्क। एक रजिस्टर है, उसकी वैल्यू भी नहीं दी, एक इंडक्टर है और एक आपका कैपेसिटर है। टोटल वोल्टेज है VT इक्वल टू 20 cos 10t। ओके, ये सोर्स वोल्टेज है। और ये जो VL है, जो आपका इस इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज था, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, VL का मैग्नीट्यूड 40 के इक्वल है। ओके, आपको ये समझना है कि जो VL इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये पीक वैल्यू दी है, और ये जो 20 है ये यहाँ पे हमारा पीक वैल्यू नहीं है, ये RMS वैल्यू है। तो क्यू फैक्टर क्या होता है आपका, सिंपली VL और अपॉन V या फिर VS सोर्स वोल्टेज। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है ना कि ये जो VL है ये RMS वैल्यू है और ये पीक वैल्यू है। तो दोनों को आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा कि 40/√2 और 20/√2, तो ये फाइनल वैल्यू दे देगा 2। तो रिमेंबर डिफरेंसेस बिटवीन इनके बीच में जो भी डिफरेंस है कि ये वाला VL RMS है और ये वाला VL का मैग्नीट्यूड जो लिखा है वो पीक है। ओके, तो आपका ये आंसर 2 आ जाएगा यहाँ पे क्यू फैक्टर का।